हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुरुषोत्तम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर यूपीएससी एकेडमी। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के आए हुए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो ना, देखो मैंने टोटल मिला के ना 10 पार्ट्स बनाए हैं इसके। मैं 10 पार्ट लिख चुका हूँ, बहुत जल्दी मैं 10 पार्ट को टोटल मिला के अपलोड कर दूंगा और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको कर जाते हो तो आप रेलवे में साइंस के जितने क्वेश्चन आएंगे ना उनको लगभग 100% के लगभग या 90% क्वेश्चन जो है ना आप अटेम्प्ट कर दोगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, आपको ये तो लगेगा इसमें थोड़ी टफ लैंग्वेज है, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी में आपको वो दिखा रहा हूँ जो पेपर में आती है। अगर मैं आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको करके अच्छा तो लगेगा, बट आपके जब वो पेपर में नहीं आएंगे तो क्या आपको उनके उनको करके कोई बेनिफिट होने वाला है? नहीं, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर उन्हें करके। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है कि जो चांदी पर मतलब कि कोटिंग हो जाती है ना, जो चांदी पर एक परत जम जाती है, चांदी पर डैश कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है दोस्तों? संक्षारण का मतलब होता है यहाँ पे क्या? जंग। एक मिनट मैं जरा कलर ले लूं। ओके, तो चांदी पर जब भी कोटिंग जमेगी, जब भी उसके ऊपर जंग लगेगा तो वो आपको किस तरीके का दिखाई देगा दोस्तों? आपको वो कैसा दिखाई देगा? हमेशा काला दिखाई देगा। और जो चांदी पर कोटिंग होती है ना, जो कलर होता है, ये किस चीज से मिलकर बना होता है? चांदी काली क्यों पड़ती है? तो जो चांदी होती है ना, एजी होती है, वो जब सल्फर के साथ रिएक्ट करती है ना तो काला संक्षारण मतलब कि ब्लैक कलर का एक जंग जैसा लग जाता है, जैसे लोहे पे जंग होता है उसी तरीके से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनंत पर एक वस्तु है, उसको कहां पे रखा गया है? अनंत पर रखा वास्तविक, सॉरी वस्तु को नहीं रखा गया है, इसमें कहा गया है कि अनंत पर रखा वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपको छवि जो है ना कहाँ पे प्राप्त करनी है? अनंत के ऊपर प्राप्त करनी है, तो आपको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? हमेशा फोकस पे। आप यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लो, अगर आप वस्तु को रखोगे कहाँ पे? फोकस पे रखोगे यहाँ पे, तो आपको जो छवि प्राप्त होगी वो कहाँ पे प्राप्त होगी? अनंत पे। और अगर आप अनंत पे रखोगे तो छवि आपको कहाँ प्राप्त होगी? हमेशा फोकस पे प्राप्त होगी। तो मैंने नोट रखे हैं यहाँ पे, आप इस नोट को पढ़ लो। आप ये नोटिस करोगे कि लेंस वाला मतलब कि दर्पण वाला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से खुद ही कवर हो जाएगा अगर आप ये 2 पॉइंट याद कर लेते हो तो इसमें आपको याद करना है, यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा, और यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 12.5 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि के एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। तो जो वस्तु का मतलब कि यहाँ पे मास है वो कितना है? 12.5 केजी है, और उसको पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई होगी कोई, उस पर रख दिया गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 687.5 जूल है, तो भूमि से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? ऊंचाई, यानी कि हमें एच ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा, जो आप यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा देख रहे हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमारा इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पीई। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे m का मतलब क्या है? यहाँ पे एम का मतलब मास है, जो कि हमें ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है। कितना है हमारा मास? 12.5 केजी है, तो यहाँ पे 12.5 लग दिया। जी का दोस्तों यहाँ पे आपको ना ऑलरेडी मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो आप उसको यहाँ पे जी को रख देते हो और एच की जगह एच को रखते हो। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो आपको ये दे रखी है यहाँ पे 687.5, उसको आप यहाँ पे रख देते हो। जब आप ऐसा करोगे 12.5 की गुणा 10 में करोगे तो आपका आ जाएगा 1250, और जब 1250 को 687.5 के आप नीचे भेजोगे ना तो आपका आ जाएगा, सॉरी 1250 नहीं, जब आप एक 12.5 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो आपका आएगा 125। और जब आप 125 को 600 मतलब 687.5 यानी 687.5 के डिवाइड में भेजोगे तो आपकी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5.5 मीटर आ जाएगी। उसके हिसाब से आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही बनता है वो कौन सा बनता है दोस्तों? डी बनता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, डाल्टन ने क्या कहा था दोस्तों? डाल्टन ने कहा था कि समान तत्व, कि अगर तत्व समान है तो परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान, तो जो उन दोनों मतलब अगर दो तत्व हैं और वो समान है तो जो उनका परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान होगा ना, और उनका आकार होगा और उनके रासायनिक गुण होंगे तो वो भी क्या होंगे? समान होंगे। तो ये जो पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, समान तत्व के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो देखो, ये जो है ना समान तत्व के, ये तो पहले वाले का अपोजिट हो गया। तो ये जो पहले वाले का अपोजिट है, ये डाल्टन का सिद्धांत नहीं है, इसलिए ये हमारा कैसा है दोस्तों? यहाँ पे गलत है। अगला है हमारा
परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाज्य है। यानी वो कह रहा है कि परमाणुओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु का विभाजन नहीं है, परमाणु पदार्थ के अंतिम अविभाज्य कण है। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि पदार्थ का अंतिम अविभाज्य जो कण होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम परमाणु बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक बूंदी के लड्डू को लो, मैं आपको मतलब कि एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे किस चीज का, परमाणु का, कि परमाणु क्या होता है। अगर आपने साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको परमाणु समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको परमाणु के बारे में बता रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक आपने बूंदी का लड्डू लिया, तो एक गोल होगा, इसके हर तरफ से ना आप एक एक बूंदी हटा दो तो इसका साइज कुछ छोटा हो जाएगा। उसके बाद हर तरफ से एक एक बूंदी और हटा दो, ऐसे आप बार बार हटाते रहो और तब तक हटाते रहो ना जब तक बिल्कुल इसके एंड में सिर्फ एक सिंगल बूंदी ना बच जाए। आप ये नोटिस करोगे कि एंड में एक सिंगल बूंदी बच गई है और अब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ को जब साइड में से धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो जो उसका सबसे छोटा कण आ जाता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको बिल्कुल भी विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, परमाणु बोलते हैं। ये पदार्थ का क्या है, अंतिम अविभाज्य कण है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट ए बिल्कुल सही था और पॉइंट डी सही था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, यानी कि ए और डी दोनों। अगला है स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है। आपसे कई बार तो ऐसे पूछ लेता है कि यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है साइड में, कई बार हीटर का पे आपसे यही पूछ लेगा। वो पूछ लेगा जो हीटर होता है ना, हीटर के तार जो है वो गर्म मतलब हीटर के तार जो होते हैं वो लाल क्यों हो जाते हैं, वो जलने क्यों लगते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तंतु फैल जाते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तंतु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। लेकिन ये नहीं है, सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी, धारा की वजह से तंतु क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। आप ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे ना कि हीटर जो है, हीटर के तार गर्म क्यों हो जाते हैं, हीटर के तार जो है जलने के लगते हैं, तो आप कहोगे धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और इसीलिए वो जलने लगते हैं। हीटर का सेम प्रभाव होता है। तो आपको मैं एक और बात बता दूं, आप टंगस्टन समझते हो, टंगस्टन क्या होता है। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है। तो दोस्तों बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप उन जीवों को किस जीव जगत में, जीव जगत मतलब जीवों का किंगडम, किस जीव जगत में रखोगे जिनके केंद्रक जो होते हैं, आप उन जीवों को किस जीव जगत में रखोगे जिनके केंद्रक या कोशिकांक जो है परिभाषित नहीं है, जिनकी कोई परिभाषा भी नहीं दी गई है खुल के अभी तक। तो मैं बताता हूं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात, इसको रखा जाएगा किसमें, मोनेरा में। अब मोनेरा क्या होता है और जीव जगत जो होते हैं ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो आप यहाँ पे समझ लो 1969 में, यानी कि 1969 में हुडकर ने जीव जगत को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा दिया उसने, मोनेरा। दूसरा भाग दिया उसने कवक, तीसरा प्राटिस्टा, चौथा प्लांटी और पांचवा दिया एनीमिलिया। इस तरीके से उसने 5 भागों में बांटा। और ऐसे जीव जिनका केंद्रक या कोशिकांक परिभाषित नहीं है उनको किसमें रखा जाता है, मोनेरा में रखा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है, तो किसके संचयन की वजह से होती है, लैक्टिक अम्ल के। जब लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है तो हमें क्या होने लगती है दोस्तों, थकान होने लगती है। फिर हम आराम से लेट जाते हैं, अपनी थकान को दूर करते हैं और एनर्जी को दोबारा से हम इकट्ठा करते हैं अपने शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन। तो वायुमंडल में जो हवा के अणु होते हैं उनके द्वारा प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। तो हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है, तो दोस्तों उसके बाद सूर्य के प्रकाश का रंग होता है कैसा, नीला। आपको बता दूं हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो इन धूल के कणों से टकराता है तो वो फैल जाता है और वो किस टाइप का हो जाता है दोस्तों, नीला हो जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कि चंद्रमा पर यह कहा जाता है कि चंद्रमा पर कोई किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। तो अगर आपको चंद्रमा पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए और आप चंद्रमा पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखो तो आपको आसमान कैसा दिखाई देगा दोस्तों, तो मैं बता दूं हमें तो आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और यहाँ वायुमंडल है। वायुमंडल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लेकिन चंद्रमा पर प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं होगा और वहां पे आपको आसमान कैसा दिखाई देगा दोस्तों, काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन, यदि कोई कार 500 न्यूटन के, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किए गए कार्य की गणना करो। तो वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को किससे करते हैं, S से करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बोला यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल से, तो यहाँ पे फोर्स तो दे दिया ना, हमें कितना दे दिया, 500 दे दिया, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि S कितना दे दिया हमें, 15 किलोमीटर दे दिया। बट जब भी वर्क निकालते हैं
तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो किलोमीटर में नहीं लेते दोस्तों, उसको हमेशा किस में लेते हैं, हम मीटर में लेते हैं। और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। इसलिए यहाँ पे इस 15 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से या फिर 10 की पावर 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 75 लाख जूल आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे कौन सा, बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले आप ये नोट कर लो, यहाँ पे विस्थापन हमेशा मीटर में होना चाहिए। जो जो हम विस्थापन निकालते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीटर में होता है। यदि किलोमीटर में हो तो उसे हमेशा मीटर में चेंज कर लेना चाहिए, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर करके मैंने यहाँ पे किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगें जो होती हैं, या अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश होती है। तो अपश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, इससे ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपश्रव्य का मतलब होता है 20 हर्ट्ज से कम, और अगर 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि है तो आप उसको नहीं सुन पाओगे। श्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इतनी ध्वनि को आप सुन सकते हो। और पराश्रव्य होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अगर आप इससे ज्यादा ध्वनि सुनते हो तो आप या तो बहरे हो सकते हो या फिर आप पागल भी हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व में, जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु जमीन पर पकड़ बना लेती है बहुत मजबूत वाली। जड़त्व में वस्तु डैश की प्रकृति पाई जाती है। तो किसकी प्रकृति पाई जाती है, गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस तरीके से पौधे अपनी जड़ जमा लेते हैं जमीन के अंदर, और हम किसी पौधे को धकेलेंगे तो नहीं धकेल पाएंगे ना उसको। इसी तरीके से क्या होता है, कोई भी वस्तु जब उसे हम जमीन पे रख देते हैं तो पृथ्वी के साथ वो बल लगाकर एक जड़त्व बना लेती है। वो पेड़ की तरह जड़ें तो नहीं बना सकती, पर हाँ वो पूरी फोर्स लगा देती है, ये कोशिश करती है कि वो वहां से ना हटे। उसके ऊपर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा ना, तब तक उस वस्तु को वहां से खिसकाया नहीं जा सकता। यानी कि वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है दोस्तों, विरोध करती है। कोई भी वस्तु, आप किसी भी वस्तु को जब सरकाओगे तो वो विरोध करेगी, और आपको काफी मेहनत वहां पे करनी पड़ेगी उसको सरकाने के लिए। अगला है, इसमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा सोर्स है। तो मक्के का तेल यानी कि कॉर्न ऑयल, सार्डिन, सार्डिन एक मछली का नाम होता है दोस्तों, गेहूं के उत्पाद या फिर पालक। तो सबसे अच्छा सोर्स जो है ओमेगा 3 का वो क्या है, सार्डिन। तो ओमेगा 3 मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपसे पूछे ओमेगा 3 कहाँ पे काम आता है तो आप बता सकते हो, मस्तिष्क के विकास के लिए ओमेगा 3 बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। सार्डिन एक मछली है जिसको खाने से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। और दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप ना हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जरूर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ना बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चनों को छांटा है, और ये क्वेश्चन जो है ना आपके 100% आपके ग्रुप डी में फंसने वाले हैं। बिल्कुल इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और मैं बेशक एक क्वेश्चन में, एक सेट में 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट आपको एक सेट में ना कम से कम, आप अगर 40 क्वेश्चन करोगे तो मैं उसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, उसके बेस पे आपके 40 नहीं बल्कि कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप मेरे 10 के 10 सेट लगाते हो ना, तो मैं एक सेट में 40 करा रहा हूँ, यानी कि 10 में मैं कराऊंगा आपको 400। बट आप नोटिस कर लेना उसके बाद आपको 400 नहीं 1000 साइंस के क्वेश्चन याद होंगे कम से कम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोलियो माई पोलियो माइलाइटिस डैश की वजह से होता है। तो पोलियो माइलाइटिस एक बीमारी है जो विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। तो ये आपको ऐसे याद रख लेना, सिंपल क्वेश्चन है। एक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को, पंक्ति होती है दोस्तों रो, RAW, 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो 36 पंक्तियों को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो देखो आवर्त सारणी में कुछ तो इस तरीके से डब्बे डब्बे बने होते हैं, कुछ डब्बे खड़े खड़े होते हैं। तो जो इस तरीके से पड़े रहते हैं ये होते हैं क्या, आवर्त होते हैं। ये 36 होते हैं, और ये कैसे कितने होते हैं, 7 होते हैं। जो इस तरीके से खड़े खड़े होते हैं ना, ये लंबवत होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। इन्हें समूह भी कहा जाता है। और ये टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 18 होते हैं। तो आप इसे याद रखना, कई बार पूछ लेता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा, से आप अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, तत्व का नाम क्या है। देखो 2 3 8 है, तो आप इन तीनों को जोड़ो, 8 9 और 3 11 और 2 13 हो गए। तो आपको मैं बता दूं, ये जो है 13 13 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, ये किस तत्व का होता है, एल्यूमिनियम का होता है। अब मैं आपको छोटा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ, 2 + 8 + 3 बराबर 13 हुआ। यह एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है। आपको ना कम से कम 30 तक के परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे। मैं अपने इस 10 पार्ट से अलग कुछ सिंपल और पार्ट बनाऊंगा, जिसमें छोटी छोटी आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, ठीक है, जिसमें परमाणु क्रमांक याद करने की आपको ट्रिक बता दूंगा मैं, उससे आपको परमाणु क्रमांक बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे।
है ना। और आप अपनी 10th की बुक से भी परमाणु क्रमांक को इतने देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना, यहाँ सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, और मैग्नीशियम का कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। तो आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ ऑर्बिट होते हैं। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, उसके बाद फिर 8 होते हैं, उसके बाद फिर सब में 8-8 करके होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 11 परमाणु क्रमांक हैं। तो पहले में कितने आ जाएंगे, 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 8, तीसरे में आने तो 8 ही चाहिए, बट हमारे पास हैं टोटल 11, तो 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए, 10 तो यही हो गए। तो अगले में कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे भी 7 की जगह खाली है दोस्तों, ये ध्यान रखना। पोटेशियम में 19 होते हैं, पहले में 2 आ गए, अगले में 8 आ गए, अगले में 8 आ गए, तो अगले में फिर कितना बचा, अब देखो 8 8 16 और 2 18, तो एक ही बचा ना। वैसे तो यहाँ पे 7 और आ सकते हैं, अभी जगह है यहाँ पे। एल्यूमिनियम में कितने परमाणु क्रमांक होता है, 13, और 13 में से 2 यहाँ पे आ गए, 8 जो है वो यहाँ पे आ गए, तो 8 और 2 10, तो 3 यहीं पे हो गए, तो बच्चे कितने, 3, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 आए हैं, लेकिन यहाँ पे 5 और आ सकते हैं अभी। अगला है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, तो पहले में आएंगे 2, अगले में आ जाएंगे 8, और अगले में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 2 जो कि बचे। तो इस वाले में अभी और कितने आ सकते हैं, इसमें 6 और आ सकते हैं, क्योंकि टोटल जो होते हैं लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है, तो एल्वा रीजिया का प्रयोग किया जाता है, एल्वा रीजिया। आपको एक बात बता दूं, सोना सिर्फ एल्वा रीजिया के साथ ही क्रिया करता है, और किसी के साथ ये क्रिया नहीं करता है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है कौन सी होती है। कई बार आपसे पूछता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो आप बता देते हो इसकी मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है, स्टेपीज है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपीज बताना, और सबसे छोटी मांसपेशी पूछे तो स्टेपेडियस बताना, और दोनों की दोनों ही कहाँ पे होती हैं दोस्तों, मनुष्य के कान में होती हैं। आप इसको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है, तो एजी अजेंटम का है, सीयू कॉपर का है, एमजी मैग्नीशियम का है, एल एल्यूमिनियम का होता है। मगर दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एल है वो कैसा है, बड़ा, और जब हम रासायनिक प्रतीक लिखते हैं तो पहला वर्ड होता है हमारा मतलब कि बड़ा, और दूसरा कैसे होता है हमारा, छोटा होता है। तो यहाँ पे जो एल होता है वो कैसा होना चाहिए था, स्मॉल वाला होना चाहिए था। ये इसमें मिस्टेक है, और यही इसका सही आंसर है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोजन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है एल्कीन कहा जाता है। दोस्तों इसे आप अच्छे से याद कर लो, ये आपका सिर्फ याद करने के लिए है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो जो मैं एक्स्ट्रा पार्ट साइंस के डालने वाला हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना जल्दी, वहां से आपको ये हाइड्रोजन मतलब ये तत्वों वाला ना पूरा का पूरा चैप्टर में स्पेशली कराने वाला हूँ एक बहुत अच्छे से आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। अगला है मशीन के पुर्जों में स्नेह क्या होता है, स्नेहक होता है जो उन्हें घिसावट से बचाने के लिए डालते हैं। जैसे कि देखो स्नेहक यहाँ पे मैंने लिखा भी आपके लिए, स्नेहक में क्या क्या होता है, तेल होता है, ग्रीस होता है, ये सब डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि पुर्जे जो है घर्षण से बच जाएं और आपस में घिसे ना वो। तो मशीनों के पुर्जों में स्नेहकों का प्रयोग करने पर गति डैश हो जाती है, तो उनकी गति सुचारू हो जाती है, वो परमानेंट अच्छे से काम करने लग जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो आप यहाँ पे देखो, एक का मतलब त्वरण होता है, और त्वरण होता है डेल्टा वी अपॉन में टी, और इसने क्या बोला, प्रति इकाई समय, यानी समय को क्या ले लो, इकाई ले लो। तो क्या बचा, इक्वल टू डेल्टा वी। अब वी क्या है, वी होता है अंतिम वेग, डेल्टा क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है, और ए क्या होता है यहाँ पे, त्वरण होता है। तो इक्वल टू आ गया क्या, डेल्टा वी। तो त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में परिवर्तन है, तो त्वरण जो है इसके v यानी कि अंतिम वेग में प्रति इकाई परिवर्तन है, अंतिम वेग में, या फिर क्या कह सकते हो आप, वेग में प्रति इकाई परिवर्तन है। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। ओम का नियम कहता है दोस्तों क्या, ओम का नियम होता है v इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ पे r को यहीं रखें और v को इधर भेज दें तो v चला जाएगा, i चला जाएगा v के बटे में, तो ये हो जाएगा v अपॉन आई इक्वल टू r। और r जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट या स्थिरांक कहते हैं। और उसने यही तो पूछा है कि एक स्थिरांक है, क्या होता है एक स्थिरांक, एक स्थिरांक होता है v अपॉन आई। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 22। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 23। मतलब कि घर उद्योगों इत्यादि में, यानी कि घरों उद्योगों इत्यादि में की गई उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः किस में नापते हैं। तो जो घरों में या उद्योगों में विद्युत ऊर्जा आती है
उसे किलोवाट घंटा में नापते हैं, मिनट में नहीं नापते, खाली किलोवाट में भी नहीं नापते और सेकंड में भी नहीं नापते। और एक यूनिट जो होती है बिजली की वो होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब जस्ता यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, जब जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ मिलाते हैं, उसमें डालते हैं उसे, तो निम्न में से कौन सी गैस जो है वो बनती है? तो वो बनती है दोस्तों हाइड्रोजन। मैं आपको इसका रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। Zn यानी कि जिंक, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ZnSO4 बनता है, प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन जो है गैस यहाँ से निकलती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? देखो पानी को क्या बोलते हैं दोस्तों? जल बोलते हैं। और जल को कौन लेके जाता है? जाइलम। जैसे जल जैसे जाइलम, तो पानी का संवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। इसको आप ट्रिक वाइज भी थोड़ा याद कर सकते हैं। एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दर्शाता है। तो आपको इसका पहला आंसर मिल जाएगा क्या? इसमें पहले डैश में क्या आएगा? अणु। और जो दूसरा डैश है आपका यहाँ पे क्या आएगा? इसमें तत्व आएगा। और जो ये वाला डैश है इसमें क्या आएगा आपका? सबसे छोटा। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पहले इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम हो और उस तत्व के सभी गुणों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों क्या है? आंसर नंबर ए। तो यहाँ पे आप एक नोट अच्छे से याद रख लो, मैंने आपके लिए लिखा है अणु स्वतंत्र रह सकते हैं परंतु जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जैसे H लिखा है तो ये क्या है? परमाणु। बट अगर हाइड्रोजन के दो परमाणु इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या बन जाता है? उसका अणु बन जाता है। और आप यहाँ पे अच्छे से देख लो, यदि हाइड्रोजन H2 बन जाए तब भी यह हाइड्रोजन के सभी गुणों को दर्शाएगा। तो सारे गुणों को तो दर्शाएगा दर्शाएगा। और आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ भी सकते हो। परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सके और उस तत्व के सभी गुणों को दर्शा सके। तो सभी गुणों को कौन दर्शा सकता है दोस्तों? अणु दर्शा सकता है, यानी H2 H के सभी गुणों को दर्शाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। एक मदकालिक मोनो एस्टुएस से जंतु में होता है। क्या होता है? तो एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है? डी। तो आपको मैं थोड़ी सी इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं। पहले जो आपसे पूछा था जरूरी नहीं है कि दोबारा से वो आपसे डिक्टो पूछ ले, बट उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो एक साल में जो एक बार बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, वो होते हैं मोनो एस्ट्रुएस। और जो एक साल में 2-3 बार बच्चों को जन्म देते हैं वो होते हैं पोली एस्ट्रुएस। और जो पोली एस्ट्रुएस होते हैं इसमें आता है जैसे चूहा, जैसे कि सुअर आदि। और जो मोनो एस्ट्रुएस होते हैं उसमें आता है जैसे भालू, लोमड़ी, सियार आदि। तो मोनो एस्ट्रुएस होते हैं और ये एक साल में एक ही बार बच्चे को जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? तो आप इसे डायरेक्टली सीधा आंसर इसका देख सकते हैं। इसका आंसर नंबर डी। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक हो। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक, याद रखना एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम आइसोटोप्स या समस्थानिक। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक मैं आपको बताता हूँ, C6 तो 6 तो यहाँ परमाणु क्रमांक है, C6 यानी यहाँ भी 6 परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक तो दोस्तों सभी समस्थानिकों में सेम होता है, लेकिन यहाँ कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या है वो 12 और यहाँ कार्बन की द्रव्यमान संख्या है कितनी दोस्तों? 14। तो ये दोनों अलग अलग हैं। यानी कि जो उसमें बोला गया था क्या, जो हम आंसर में पढ़ रहे थे, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक हो, तो परमाणु क्रमांक तो सेम है और दोनों ही परमाणु किसके हैं? कार्बन के परमाणु हैं, लेकिन परमाणु संख्या जो है वो कैसी है? अलग अलग है यहाँ पे। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम आइसोटोप्स या फिर हम क्या बोलते हैं दोस्तों? समस्थानिक बोलते हैं। इसको आप याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य बातचीत में 3 गुना 10⁻⁻6 डब्ल्यू मीटर स्क्वायर की ध्वनि तीव्रता होती है। इतनी तीव्रता होती है ध्वनि तीव्रता। इस तीव्रता का डेसिबल मान क्या होगा? तो डेसिबल मान किस तरीके से निकालोगे? आपको मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना, रेलवे ने इसे ऐसी जगह से उठाया है कि इसके अंदर क्लास 12th का जो चैप्टर है मैथ का, डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है। डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले भी इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी से डेसिबल में चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो होता है ये, डेसिबल इक्वल टू 10 log I अपॉन I0।
देखो कुछ बच्चे ऐसे इसे इग्नोर कर सकते हैं जिन्होंने मतलब कि साइंस साइड से या मतलब पढ़ाई नहीं कर रखी है, या उन्होंने 12th का मैथ नहीं पढ़ रखा है। और ये क्वेश्चन भी ना दोस्तों 10th की साइंस लेवल का नहीं है, ये 12th की कम से कम साइंस लेवल का इन्होंने दे रखा है। तो जो डेसिबल है उसको अगर हमें बदलना है, मतलब इंटेंसिटी को डेसिबल में अगर चेंज करना हो, तो फॉर्मूला होता है डेसिबल इक्वल टू 10 log आई अपॉन आई जीरो। तो इसे आप आई जीरो मतलब इसे आई जीरो समझ लेना, आई ओ मत समझ लेना, इसलिए मैंने लिखा है कि जो आपको ओ जैसा लग रहा है वो क्या है, दिस इज जीरो। और यहाँ पे आई जीरो की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में 12। तो डेसिबल का डेसिबल उतार लिया, इक्वल का इक्वल, 10 का 10, log का log, और आई की जगह वैल्यू डाल दी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे जो है दोस्तों गिवन है। और नीचे आई जीरो था, और आई जीरो की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12, यहाँ पे रख दिया। 10 की पावर माइनस 12 को ऊपर ले गए तो इसका साइन बदल गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, और 10 की पावर हो गई माइनस में 6 प्लस में 12। उसके बाद दोस्तों डेसिबल का डेसिबल रहा, 10 का 10, log का log, 3 का 3, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो गई, पॉजिटिव 6 हो गई। डेसिबल सेम रहा, इक्वल सेम रहा, 10 सेम रहा, log को log रखा, 3 को 3 रखा। आपको मैं बता देता हूँ, जब log के साथ दो चीजें गुणा में होती है ना, जैसे कि ये 3 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 दोनों जो है log के साथ मल्टीप्लाई में, तो एक बार जो है log 3 के साथ आ जाएगा, और दूसरी बार जो है ना आएगा प्लस में log 10 की पावर 6 के साथ, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग ये हो गया है। ये 12th क्लास का चैप्टर 5 डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। और उसके बाद यहाँ पे डेसिबल को सेम रखा, इक्वल को सेम रखा, 10 को सेम रखा, और जो log 3 है ना दोस्तों, log 3 की पावर होती है 0.477112। ये आपको log टेबल से याद करनी पड़ेगी, आप इसे कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसे याद करना ना दोस्तों काफी मेहनत वाली बात होती है, क्योंकि log टेबल का साइज बहुत बड़ा होता है। आप गूगल से या कहीं से भी log टेबल को डाउनलोड करके उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो log 3 की वैल्यू रख दी प्लस में। जब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा है ना, कहीं पे लिखा है, मान लो यहाँ पे लिखा है log, और उसके जो पीछे है ना यहाँ पे लिखा है m की पावर और n लिखा है, तो अगले स्टेप में ये n आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, log बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो m आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो पावर 6 थी ना वो आगे आ गई, और log 10 यहाँ पे बच गया है। तो इस तरीके से यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद डेसिबल सेम, इक्वल सेम, 10 सेम, और ये 0.47712 सेम, प्लस सेम, 6 सेम, और log 10 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो डेसिबल इक्वल टू 10, इन दोनों को ऐड कर लिया तो क्या आ गया, 6.47712, और इनको जोड़ा तो डेसिबल में आंसर आया हमारा 64.77। तो ये अप्रोक्स किसके है, यहाँ पे हम अप्रोक्स देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था दोस्तों, 64.77। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ज्यादा बेटर आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, डी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई थोड़ी सी समस्या भी हुई हो, तो वो आपको सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आपने अगर मान लो डेरिवेटिव की आपको नॉलेज नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपको समस्या बिल्कुल हुई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि x का pH मान 9 है और y का जो pH मान है वो 2 है, z का pH मान जो है 6 है, और a का pH मान जो है 13 है, तो निम्न में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस होगा, यानी कि ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक होगा। तो एक तो आपको दिया है x a, x का जो pH वैल्यू है वो 9 है, a की 13 दे रखी है, और जो 7 से बड़ी होती हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, बेस होते हैं। और y की pH वैल्यू है 2, और z की pH वैल्यू कितनी है, 6, और जो pH वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिड होते हैं। तो y जो है सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो y जो है सबसे ज्यादा अम्लीय है। अम्लीय में ना दोस्तों 7 से जितना नीचे जाएगा ना, वो जितना घटेगा उतना ही ज्यादा वो अम्लीय माना जाएगा, जितना कम उतना ज्यादा वो अम्लीय। और a सबसे ज्यादा क्षारीय है। तो क्षार में ना दोस्तों एक खास बात होती है कि क्षार 7 के ऊपर जितना भी जाएगा ना, 8 9 10 जितना भी ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा वो क्षारीय होगा। तो इसलिए जो हमारी यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, वाई ए, क्योंकि वाई ए को मिलाएंगे तो ये ज्यादा एसिडिक भी होगा और ज्यादा बेसिक भी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है, यानी जो किसी के साथ जल्दी क्रिया नहीं करता। तो दोस्तों वो हमारा क्या है, पारा। तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता था। पारे के साथ साथ सोना भी बहुत कम अभिक्रियाशील है, चांदी भी बहुत कम अभिक्रियाशील है, और प्लेटिनम भी बहुत कम अभिक्रियाशील है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमें वो सब दिया ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था, पारा। इसलिए वही हमारा बेस्ट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब धातु भी जो है बहुत जल्दी क्रिया किसी के साथ क्रिया करती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। तो देखो कार्य का फॉर्मूला आप याद कर लो, आपको सब कुछ खुद ही समझ आएगा। W इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा। तो पहले पॉइंट में लिखा है वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, तो वो तो कोस थीटा हो गया, और इसके ऊपर तो डिपेंड करता है वर्क, क्योंकि वर्क का फॉर्मूले में।
प्रयुक्त बल, बल क्या होता है, बल फोर्स होता है, और फोर्स के ऊपर तो वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है। अगला विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या है, एस, एस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वस्तु के आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा है, आंसर नंबर डी है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। मुक्त रूप से अगर कोई पिंड गिर रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उसकी ऊर्जा में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब वस्तु एक जगह स्थिर होगी तो उस वक्त उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, और जैसे ही उसको गिराया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में चेंज नहीं होगा, बल्कि उसकी स्थितिज ऊर्जा वहां से हट जाएगी, और उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा की जगह कौन सी ऊर्जा आ जाएगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा घटती बढ़ती नहीं है, बल्कि डायरेक्टली गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा आंसर नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा व्यय यानी जो बिजली का खर्च होता है उसका मात्रक क्या है, तो उसका मात्रक है दोस्तों किलोवाट घंटा। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि घरों में और उद्योगों में जो बिजली का प्रयोग किया जाता है उसे कुछ में मीजर करते हैं तो किलोवाट घंटा में मीजर करते हैं, और 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी का माप, जी की माप की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो त्वरण की, आपको बता दूं जी का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण कोई भी हो उसकी यूनिट होती है जी इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है, विक्षोभ क्या होता है कि एक ऐसा कंपन है कि जब ये ध्वनि उत्पन्न होती है और ये थोड़ा सा आगे चलती है, जैसे ध्वनि यहाँ से उत्पन्न हुई तो थोड़ा सा जब ध्वनि आगे चलेगी ना, तो जो यहाँ पे बीच बीच में क्या होंगे, अणु होंगे ना, जो बीच बीच में यहाँ पे मतलब कि धूल के कण होंगे, उन कणों को ये क्या कर देगी, उन कणों से टकराएगी और उनको कंपन कर देगी, उनकी कंपनता से ध्वनि जो है कहाँ बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान कर देती है, जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगी तो इन सभी कणों को गतिमान कर देगी, ये सब कण एक दूसरे को टकराएंगे और अगले वाले कण को गतिमान करते रहेंगे, और पिछला वाला कण जो है वो शांत होता जाएगा गतिमान करके। चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचारित होती है, उन्हें किस तरंग क्षेत्र, तरंग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो ध्वनि तरंग जो होती है दोस्तों क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। कई बार तो यूं भी पूछ, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे अनुदैर्घ्य भी होता तो हम किसको टिक करते, तो मैं आपको बता दूं यांत्रिक तरंगे दो टाइप की होती हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो अगर यांत्रिक के भी अंदर पूछ लिया जाए ना आपसे, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, अनुदैर्घ्य होती हैं। वो यांत्रिक तो होती हैं और यांत्रिक के अंदर क्या होती हैं, वो अनुदैर्घ्य होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल क्रिस्टलन जल नहीं होता है। तो खाने के सोडा में यानी कि बेकिंग सोडा में क्रिस्टलन जल नहीं होता है, और आप याद रखना खाने के सोडे को ही हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, धावन सोडा का NaCO3H10H2O, लीलत होता है यानी कि एक जहर है, लीलत होता जो है एक जहरीला पदार्थ है, बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है दोस्तों। तो CuSO4.55H2O, और खाने का सोडे का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों होता है NaCO3 सॉरी। तो तीनों में H2O है, मतलब कि तीनों में क्या है, इनमें पानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिप्सम में H2O है, धावन सोडा में H2O है, लीला थोथा में H2O है, लेकिन खाने के सोडे में H2O नहीं है। तो उसने क्या पूछा था हमसे, क्रिस्टलन जल नहीं होता, तो किस में नहीं होता, इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें H2O होता नहीं है इसके फॉर्मूले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों तत्व। जैसे मैं आपको बताता हूँ CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन को अलग अलग किया जा सकता है, NH3 में N तथा H को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल नाइट्रोजन है तो आप उसको कैसे अलग अलग कर दोगे, उसको अलग अलग होगा नहीं ना। तो ये जो मिले हुए होते हैं इस तरीके से वो तत्व नहीं होते हैं, और जो ऐसे सिंगल होता है तत्व होता है, और सिंगल तत्व को आप किसी भी क्रिया द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारी त्वचा होती है उसके नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, कोशिका। थोड़ी सी और मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, अगर आप इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन चेंज होने के बाद भी आपसे छूटेगा नहीं। त्वचा के नीचे कोशिका होती है, और कोशिका के नीचे सिरा होती है, और सिराओं के नीचे क्या होती है दोस्तों, ध्वनि धमनी। और अशुद्ध रक्त जो होता है ना वो किस में प्रवाहित होता है, सिरा में प्रवाहित होता है, और त्वचा के नीचे ना रक्त कोशिकाओं में प्रवाहित होता है।
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। डैश से माप को डैश से माप को संख्या पद्धति के अनुसार गोलाकार लेंस के लिए लिया जाता है। तो गोलाकार लेंस के लिए क्या लेते हैं हम? प्रकाशीय केंद्र लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि गोलाकार लेंस जो होता है ना, उसमें बीच में केंद्र होता है। इसी केंद्र से जो होता है वो प्रकाश एंटर होता है और उसी केंद्र से उसमें हीट जो है जनरेट होती है। तो दूरी हमेशा लेंस के बीच से नापी जाती है। दूरी को हमेशा जब भी नापेंगे तो दोस्तों यहाँ से लेंस जो होगा हमारा, उसके बीच से दूरी नापी जाएगी। अगर वस्तु यहाँ पे है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे दूरी नाप लेंगे, उस किनारे की या इस किनारे की नाप लेंगे। हमेशा दूरी किससे नापेंगे? उसके सेंटर से यहाँ से नापेंगे। तो दूरी हमेशा लेंस के बीच से मापी जाती है, अर्थात प्रकाशीय केंद्र से जो है दूरी मापी जाती है। तो दोस्तों हमारा ये आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही जल्दी ना मैं इसके और जो आगे के पार्ट है वो भी डालूंगा। अगर आप जल्दी पार्ट चाहते हो तो आप कमेंट करो। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वो पार्ट आपको बहुत ही जल्दी दे दूंगा। ये आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिट होगा ना इसको पढ़ के, आप इसका सोच भी नहीं सकते हो। अभी मैंने बहुत मेहनत करी है दोस्तों आपको समझाने के लिए ये सब, ठीक है? तो आप इसको जरूर पढ़ें, और जब भी आप इसको पढ़े ना, तो सिर्फ पढ़े ना, बल्कि अपने पास ना आप कॉपी और किताब लेके बैठे, ठीक है? आप अपने पास एक 10th की बुक रखो साइंस की, उसमें से कुछ आप चित्र देखते रहो, ठीक है? जो भी कर्व वगैरह होते हैं उसमें से आप कई चीजों की जो है मतलब पीएच वैल्यू भी याद कर सकते हो। अगर आपको जो है आवर्त सारणी के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, तो आप उसमें तुरंत ही आवर्त सारणी खोल के देखो, फिर देखो आपको और कितने से अच्छे से जल्दी से वो याद हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो, और अपनी कॉपी में ना साथ साथ इन आंसर को नोट करते रहो। इन आंसर को बहुत अच्छे से सर्च करके, बहुत अच्छे से इनके आंसर, इनकी एक्सप्लेनेशन को सोच के मैंने लिखा है दोस्तों। इसमें आपको 1% भी कहीं कोई गलती नहीं मिलेगी। आप गूगल से क्या कहीं से भी इसको चेक कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के इनको लिखा है। तो आप ना इसका बेनिफिट उठाओ। 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट में 400 क्वेश्चन होंगे। 400 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको कम से कम 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको याद करा दूंगा, जो आपके पेपर में हर हालत में आएंगे। तो इसी के साथ गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।